देखो जी, हम लोग इसी पर रिवीजन कर लेते हैं। तुम पूछे तो कहाँ पे डाउट है? मतलब याद करने में कहाँ दिक्कत हो रहा है? हाई साहब, इसको बोलते हैं कोशिकांग। पहली बात है, इसे हाई से मत कहना, आज कहना कोशिकांग। कोशिकांग याद करने में दिक्कत हो गया, इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे, ऐसे याद करने में दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ना। चलो जी, एक बार सब लोग बोल दो तो फटाफट से। एम से, आर से राइबोसोम, है ना, एल से, सी से सेंट्रोसोम, और भी से क्या हो जाएगा? वाइकुल्स। ई आर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, बोलिए। एम फोर, आर फोर राइबोसोम, एल फोर लाइसोसोम, सी फोर, आराम से घबराना नहीं है। अब बताओ फिर से। एम फोर, आर फोर, एल फोर, सी से सेंट्रोसोम, एन से न्यूक्लियस, भी से वाइकुल्स, ई आर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। इसको भी आप लोग घर पे इसी करेंगे, बैठ के बोलेंगे और हाँ लिखेंगे, ऐसे टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, ऐसे ही गोला बनाना है। देखो, आज मैं लिखा ही दे रहा हूँ, टेंशन ना लो। और एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, आज लिखाऊंगा, रिविजन को थोड़ा सा बस फटाफट। चलो बताओ जी, ये कोशिका किसका है? एनिमल का है कि प्लांट का? एनिमल का। कैसे पता चला? क्योंकि ये गोलाकार है, अगर चौकोर होता तो हो जाएगा पादप का। चलो बताओ कि सबसे किनारे का झिल्ली को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को पार करके अंदर जाएंगे तो एक लिक्विड है, उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। इंग्लिश में क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब बताइए कि इस सब को क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, इस सब को मिला के क्या कहेंगे? सेल ऑर्गन। हिंदी में क्या कहेंगे? कोशिकांग, या फिर कोशिका का अंग, ऐसे कह सकते हो। चलो, और एक और चीज कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये क्या करेगा? और राइबोसोम ये क्या करेगा? लाइसोसोम ये क्या करेगा? ऐसे करके सबका फंक्शन पढ़ना हम लोग को। लेकिन उसके पहले ये बताओ कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पढ़ लिए थे, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कार्य क्या है पढ़ लिए थे, राइबोसोम का भी पढ़ लिए थे, और लाइसोसोम का पढ़ ही रहे थे, तो छुट्टी कर दिए थे। थोड़ा सा रिविजन कर लेते। रुद्र आया था कल नहीं ना? अच्छा, तो वीडियो देख लिए हो तो बताओ फटाफट। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या, किस चीज का फॉर्मेशन करता है, क्या बनाता है? एनर्जी। अच्छी बात है। एनर्जी को क्या बोलते हैं साइंस में? साइंस ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म बताओ, कोशिश करो। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रुद्र, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहीं लिखे होंगे हम लोग। अच्छा, हालांकि अच्छा हम लिखाए हैं, चिंता नहीं करना, बस फर्स्ट रिवीजन कर लो। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया। अब बताओ जी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? एनर्जी। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। हिंदी में कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गिरी। यहाँ तो खत्म हो गया कहानी, आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम क्या बनाता है बताइए तो? प्रोटीन बनाता है। इसलिए राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, चाहे नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, खाली प्रोटीन फैक्ट्री भी कहोगे तो चल जाएगा। अच्छा बताओ, राइबोसोम अकेले रहता है, किसी के साथ रहता है? कौन है वो? ईआर, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका तो दो भाग होता है, स्मूथ वाला और रफ वाला। तो किसके पास रहेगा? स्मूथ में कि रफ में? रफ में ना, तब ना रफ बन जाता है जी, समझ गया ना। अच्छा, और कहाँ चले थे हम? लाइसोसोम के पास। बताइए तो लाइसोसोम क्या करता है? बताइए जी। ये पढ़े थे तुम तो, बताया मैं वीडियो में। हाँ, क्या करता है? पाचन। क्या करता है? पाचन। इंग्लिश में कह देंगे डाइजेशन का काम करता है। और पाचन में किसको पचाएगा? चावल दाल भात ही सब, किसको किसको पचाएगा ही? है सबको। इस सबको क्या कहते हैं? कोशिकांग। मान लो बताए थे ना कि माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, काम नहीं कर रहा है, चाहे राइबोसोम काम नहीं कर रहा है, उसको मारना पड़ेगा, वहां से धुआं गैस बना के उसको हटाना पड़ेगा। वह रहेगा तो दिक्कत कर देगा। कल पढ़े थे। तो यानी कि लाइसोसोम पाचन करता है, किसका पाचन करता है? कोशिकांगों का पाचन करता है। इंग्लिश में बोल देंगे बाबू देखो कि लाइसोसोम डाइजेशन का काम करता है, तो किसका डाइजेशन? सेल ऑर्गन का डाइजेशन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कसू डिस्टर्ब हो गया, डैमेज हो गया, या इसका उम्र पूरा हो गया, कभी तो मरेगा नहीं कि अमर है, मरेगा नहीं, ये तो मरेगा ना कभी। माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, मर कहीं पड़ा रहेगा, दिक्कत हो जाएगा ना। उसको यहाँ साफ करना पड़ेगा, तो लाइसोसोम उसको क्या करेगा? धुआं बना देगा, उसको गैस बना देगा। अब बता, नहीं पढ़े थे? लास्ट में बताया वीडियो से देखा होगा तो तुम। तो गैस बनाता है लाइसोसोम, लेकिन एक लिक्विड था इसके पास, उसी की सहायता से बनाता है। वो लिक्विड का नाम बताओ।
कोई बताएगा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का नाम था हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, कहीं लिखा हूँ? अच्छा आज फिर लिखाऊंगा। देखो, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक वाई है, लाइटिक एंजाइम, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक एसिड की जैसा होता है, तेजाब की जैसा। वो क्या करेगा ना, ये लाइसोसोम उसके ऊपर जाकर छिड़क देगा, गिरा देगा, वो भस्म हो जाएगा, वो धुआं गैस बन जाएगा। गैस बनने के बाद फिर गैस का आदान प्रदान तो होता ही है, पढ़े थे हम लोग। कोशिका झिल्ली से बाहर निकल का देगा गैस, गैस के रूप में वो निकल जाएगा, फिर कोशिका साफ हो जाएगी, साफ सुथरी, है ना जी। लेकिन ये चीज मैंने नहीं बताया था कल कि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है ये कौन बनाता है, ये नहीं बताया था कल, आज बता देता हूँ। तो ये एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनाने का काम है ईआर का। किसका काम है? ईआर का। अब तुम लोग पूछेगा कि कौन सा ईआर, एस वाला की मतलब एस ईआर की आर ईआर, ऐसा कुछ याद नहीं करना, सीधा बस याद करना है ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बना दे, अब बनाकर इसको दे दे, लाइसोसोम लेके अपने पास रखे रहेगा, जब जरूरत पड़ेगा तो धुआं धुआं करेगा। समझ लो जी। कल एक और चीज बताया था, कभी कभी क्या होता है कि यह डिस्टर्ब हो जाता है, यही मान के चलो कि यही डिस्टर्ब हो गया, इसी को चोट लग गया, कोई दिक्कत आ गई, या सब बहुत सारा ऑर्गन काम नहीं करता, सेल ऑर्गन चाहे कोशिकांग, अब कोशिका को नष्ट करने की नौबत आ गई, ये अपने आप को फाड़ लेगा, क्या करेगा? वो तो डिस्ट्रॉय कर लेगा, ब्लास्ट कर देगा, अपने ये कवर को तोड़ देगा। उसका में जितना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा हुआ है एक साथ सारा निकल के बाहर फैल जाएगा चारों तरफ, और कोशिका ही नष्ट हो जाएगी, कोशिका ही गायब हो जाएगा ना जी। हाँ, कोशिका जड़ के खत्म हो जाएगा ना पूरा। इसलिए हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम को सुसाइड बैग, क्या बोलते हैं? कल तो नहीं देखा है वीडियो का, तुम नहीं देखा है, झूठ बोल रहे हो। देखो जी, जो लोग वीडियो देखेगा उसका सबूत क्या करना है कि कमेंट करना है, जो कमेंट करेगा हम समझ जाएंगे वीडियो देखा है कि नहीं। अच्छी बात है, कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से, अच्छा मतलब गुड नाइस या बकवास, जो लगे आप वैसे लिख सकते हो। आपको बकवास लग रहा है तो बकवास लिख देना, अच्छा लगे तो अच्छा लिखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो लाइक भी दे देना है, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसको बोलता हूँ, इसमें तीन वो चीज याद रखना तुम लोगों को, क्या क्या? कि लाइसोसोम क्या करता है? डाइजेशन का काम करता है, मतलब पाचन काम करता है। किसका पाचन करेगा? तो कोशिकांगों का, यानी कि सेल ऑर्गन का। दूसरी बात कि ये किसके सहायता से पाचन करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की सहायता से। और ये एंजाइम बना कर देता कौन है? ईआर। ईआर बना के इसको दे देगा। और क्या याद करना है कि कभी कभी खुद को ही फाड़ देता, मतलब डिस्ट्रॉय कर लेता है ये, बस सबको ले भी चाहिए, इसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग, चाहे हिंदी में क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, ठीक है। इसके आगे नहीं गए थे ना हम, अब आगे चले। थोड़ा सा ही दो बच्चा बता के फिर लिखा है, कभी लिखा बताओ, दो बताए बताओ। सेंट्रोसोम बारे में बताए ना, चलो बताते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है बाबू लोग। ये सेंट्रोसोम है, इसका नाम कह लिख देता हूँ, लो यहाँ लेता हूँ, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का बस एक ही काम है, वो सबसे मेन काम है, जानते हो क्या है? कि ये जो कोशिका जैसे इंसान है, ठीक है, इंसान अपने जीवन की समाप्ति से पहले, मतलब अपना मृत्यु से पहले, जब वो मरने से पहले क्या करता है? अपने जैसे इंसान को पैदा करके तब मरता है, ऐसा है ना, ताकि आगे इंसान के ऐसा सब अपना पॉपुलेशन चलता रहे, धरती पे इंसान बचे रहे, समझ लीजिए, उसका अस्तित्व हो रहा है। उस तरीके से सोचो जरा, तुम्हारे शरीर में कोशिका है इतना सारा, ठीक है, मान लेते हैं कि अनलिमिटेड ही कोशिका है, हालांकि वैसे ही है, अनलिमिटेड है, पता नहीं कितना है, लेकिन सारी कोशिकाएं मरती होगी, सच में मरती है। कोई कोशिका 10 दिन पे, कोई 5 दिन पे, कोई 7 दिन पे, कोई कुछ दिन पे मरते रहती है सब। हो सकता है कौन वाकई से 2 फाइट को जोर से मार दिया, अब का पता कितना कोशिका मर गई, चोट लग गया, इतना छोटा होता है दिखता है, तो सोचा औकात कितना होगा, मर जाता है। कभी नहीं देखो तो इसे चोट लगता है तो काला हो जाता है, काला कैसे हो गया? जितना दूर काला हुआ है ना, वो सारी कोशिकाएं मर गई है, वो सारे सेल मर गया है, अब मर के काला काला दिख रहा है उसको, समझा गया? काला मतलब कोशिका मर गया, मर के काला दिख रही है, यहाँ तो ठीक है। तो इसका मतलब ना हाई जो आपको काला दिख रहा है ना, इस ऐसे किए तो यहाँ काला दिख रहा होगा, यहाँ कोशिका मरी नहीं है, ऐसे करने पर ये सारी कोशिका फैल गई है, दूर दूर आ गई है, और ऐसे करने पर सारी कोशिका एक पास आ गई। ये जो कि हालांकि मेन कारण यहाँ पे कहा है जानते हो? एक होता है मेलानिन, हम लोग का जो स्किन होता है ना, त्वचा, इस त्वचा में, हमारी स्किन में क्या होता है? एक मेलानिन नाम का केमिकल होता है, सच में केमिकल है, उसका नाम है मेलानिन।
अगर उसकी मात्रा ज्यादा है आपके शरीर में, आप काले दिखेंगे, और मात्रा कम, गोरे दिखेंगे। समझ गया? ये मात्रा कब बढ़ेगा, कब घटेगा, इसे बाद में पढ़ाएंगे। अब तुम लोग सोच रहा होगा मेलानिन कम कर देंगे तो हम गोरे हो जाएंगे। हाँ, सच में, अगर आप अपने शरीर की मेलानिन की मात्रा कम कर दीजिए, गोरा दिखेंगे, बढ़ा दीजिए, काले दिखेंगे। तो क्या हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं? एकदम बढ़ा सकते हैं, एकदम घटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे कर सकते हैं इसे बाद में पढ़ेंगे, अब यहाँ का चीज समझ लेते हैं। उधर घूम जाएंगे, टाइम लग जाएगा। समझे हो? ध्यान से देखो। कभी देखे ना किसी इंसान को कि पहले काला था, अब गोरा हो गया, स्मार्ट बन गया? कभी इंसान को नहीं देखा किसी इंसान? बहुत से लोग होते हैं बचपन में एकदम अजीब दिखेगा, अब बड़े होने के बाद अच्छा दिखने लगता है, बिना क्रीम का ही दिखता है, सच में नेचुरल। कैसे हो गया वो, सब बताएंगे। तो सेंट्रोसोम क्या करता है कि जब ये कोशिका है, तो इसको मरने से पहले, जब इसका मरने का समय आएगा, तो मरेगा अलग बात है, लेकिन सपोज, हाँ देखो ध्यान से, मैं एक बार बता दिए, कोशिका मर भी जाती है। कैसे मर गई कि किसी ने चाकू से काट दिया, नोकोट दिया, मार दिया, या घाव हो गया, कुछ भी हो गया। वैसे अगर कोशिका मर गई तो भैया तो ये सब भी मर गया, वो कहानी खत्म हो गया। फिर नया कोशिका अलग बात है, बनेगा कैसे बनेगा बाद में पढ़ेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि जो कोशिका है, ये वाली कोशिका मरने से पहले क्या करती है कि एक कोशिका दो कोशिका में चेंज हो जाता है। मतलब एक कोशिका से, हाँ, डिवाइड होकर के, हिंदी में बोलेंगे विभाजन होकर के दो कोशिका बन जाता है। जो पुरानी सेल है ना, पुराना कोशिका जो है, वो क्या करेगा, विभाजित होकर दूगो बन जाएगा, नया नया दूगो बन जाएगा, नया नया। तो ये बनाने का काम करता कौन है? सेंट्रोसोम। तो कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। हिंदी हिंदी इंग्लिश में कहेंगे सेल डिवीजन का काम किसका है? सेंट्रोसोम का। और कोशिका विभाजन का काम किसका है? सेंट्रोसोम का। और विभाजन मतलब क्या? पुरानी सेल को ये दो पार्ट में तोड़ देगा, और तोड़ के दो नई सेल बना देगा। हाँ, अब कोई उसका प्रोसेस है, कैसे तोड़ेगा ना तोड़ेगा, इतना डिटेल अभी नहीं पढ़ेंगे। अब बस इतना समझिए, कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। यानी कि सेल डिवीजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। अब अब एक आगे दे समझो, क्या तुमको ध्यान देना, ये ध्यान देना है कि जो पुरानी कोशिका थी ना, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? मदर सेल। क्या बोलते हैं? और जो नई कोशिका बनती है उसको कहते हैं डॉटर सेल। ठीक है, तो पुरानी कोशिका को मदर सेल, और जो नई कोशिका बन जाएगी डॉटर सेल। आप बनाने का काम करता है सेंट्रोसोम। कहानी खत्म। नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान देने की बात कर, उसका नाम रखा है वैज्ञानिक, और मैं इसमें क्या करूं। पुरानी कोशिका जो दो कोशिका में टूट के बनेगी उसको बोलेंगे मदर सेल, नयका बन जाएगा उसको कहेंगे डॉटर सेल। कहानी खत्म। अब तुम आ रहे हो कहाँ पे? भी के पास आ जाते, भी बता ही देते, पानी का स्टोर करता है ना। एगो छूट रहा था, हम लोग का जी छूट रहा था ना, वो गोल जी भाई छूट रहा था। इसको बता दें, छोटा सा ये भी एक कहानी का है। ये क्या करता है, जैसे ये भी क्या कर रहा था, पानी का स्टोरेज कर रहा था। ये ना पानी का स्टोरेज नहीं करता है, ये फूड का स्टोरेज करता है, खाने वाली चीजों का, फूड वगैरह का। ठीक है, सिंपल बात में ऐसे समझो ना कि सेल का जो प्रोडक्ट है उसको स्टोरेज करता है। जैसे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है एनर्जी, राइबोसोम बना रहा है प्रोटीन, और जो एस ई आर है ना, एस ई आर, ये बनाता है फैट। क्या बनाता है? फैट। तो सब कुछ ना कुछ बना रहा है। ठीक है, तो ये इसी सब को हम लोग बोलते हैं ना प्रोडक्ट ऑफ सेल। हिंदी में कहेंगे कोशिका का उत्पाद। क्या कहेंगे? कोशिका का उत्पाद। तो ये सब चीजें, जैसे कि प्रोटीन बनाया था, उस प्रोटीन को ये कौन रखेगा? गोल्जी बॉडी अपने पास रख लेगा, एनर्जी अपने पास रख लेगा, और क्या, फैट अपने पास रख लेगा। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सेल जो होता है उसको अपने पास स्टोर करके रखता है। आप ऐसे समझे हिंदी में, कोशिका के उत्पाद को अपने पास रख लेता है। ठीक है ना। जैसे रोटी बना के डाली में रखते हैं, सब्जी बना के कढ़ाई में रखते हैं, वैसे ही अलग अलग रखते हैं ना, अलग अलग। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज है, सबको यही रखेगा, ऊर्जा को यही रखेगा, प्रोटीन को यही रखेगा, वसा को कौन रखेगा? ये रखेगा। और समय आने पर जब आपके शरीर को जरूरत है एनर्जी की, यही बांटेगा, आगे दे देगा एनर्जी। हाँ, जैसे एक बात बताओ, मैं कब से खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ, तो मैं, रुको सुनो, समझ चला ना, मैं खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ। अब तुम बताओ कि ज्यादा एनर्जी मेरे जीभ की जो कोशिकाएं होंगी उसका खर्च हो रहा होगा कि पैर का, हाथ का, ही सबका? तो जीभ जो है दे रहा तो हिल रहा है, कब से बोल रही है जीभ मेरा। यहाँ पे जो कोशिकाएं होंगी उसके पास भी सब कुछ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाई होगी, ये रखा होगा गोल्जी बॉडी, खर्च कर रहा होगा, देख के खर्च हो रही होगी। तो सोचो जरा
कि खर्च होते होते खर्च होकर खत्म हो जाए तो, मतलब जीव के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं उसके बाद जितना भी एनर्जी था वो सब खत्म हो गया, सारा एटीपी खत्म, तो फिर जीव काम करेगा नहीं, हम लुसु लुसु बोलने लगे, समझ रहा है, आवाज ऐसे हो जाएगी, जीव काम ही नहीं करेगा। ऐसा तो होता नहीं है, तो आदमी आखिरी सांस तक बोलते रहता है। ऐसे जानते क्यों होता है? क्योंकि आसपास के अगल बगल की जो कोशिकाएं हैं, जैसे कि पैर की कोशिका हो गई, हाथ की, ये सब अगल बगल सब कोशिकाएं भरी है, सब में एनर्जी बना होगा, वो एनर्जी का कोई काम नहीं है, वो एनर्जी ट्रांसफर होता है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके जाता है, समझा गया? ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, और रखे रहता है, बांटता भी है कि लो आगे ले जाओ, ऊर्जा का इस्तेमाल करो, प्रोटीन का इस्तेमाल करो वगैरह। भाई कुछ तो पता चल के पानी को स्टोर करेगा, इसको राजधानी बोलते हैं। हाँ, है जो गोल्जी बॉडी है ना, इसको हिंदी में कहते हैं गोल्जी काय, क्या बोलते हैं? गोल्जी काय, ठीक है। इसका डिस्कवरी किया था वैज्ञानिक, उनका नाम था कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, CAMILLO, कैमिलो गोल्जी इनका नाम था, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम रख दिया गया गोल्जी बॉडी, सो सिंपल, कैमिलो गोल्जी, सी ए ना गोल्जी, गोल्जी पढ़ते हैं, भले लिखा है गोल्गी, पढ़ेंगे गोल्जी, ठीक है ना? और ये क्लियर है यहाँ तक? न्यूक्लियस से बता दिया था मैंने, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया है? वो किए थे रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया था जी? रॉबर्ट ब्राउन। देखो तीन चीज समझ लो, कि लाइफ सेल का डिस्कवरी किया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ, और डेड सेल का डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक, और न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। ध्यान देना, रॉबर्ट ब्राउन, सो सिंपल, रॉबर्ट, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है? जो बोल रहा हूँ सुन सकते हो, अच्छी बात है, ध्यान दिए। और क्या याद रखना है तुम लोग को, कि सेल थ्योरी किसने दिया? सेल थ्योरी किसने दिया? स्लाइडन और स्वान ने दिया। और सेल थ्योरी को आगे किसने बढ़ाया? विर्चो ने बढ़ाया। इतने सारे वैज्ञानिक आ गए, अभी और वैज्ञानिक आज एक और आने वाले हैं, जिनका नाम है क्या नाम था? विर्चो नहीं, अरे कैसे था वो, पुरकिंजे नाम है उनका। हाँ, ये सब यूरोप देश के है ना, तो इंग्लिश नाम है ये सब, पुरकिंजे, ठीक है, ध्यान देंगे। तो पुरकिंजे, पुरकिंजे किस बात के लिए आएंगे भैया, तो बताइए थोड़ा देर में, थोड़ा इसको लिखा जाए, ठीक है? चलो तुम हेडिंग बनाओ कि कोशिकांग, हेडिंग बनाइए, और तुम लिखोगा हेडिंग सेल ऑर्गन, कलम वहां से उतार लो। रुद्र, लिखा हूँ ऑन कैमरा, ऑन कैमरा लिखा दूं? लिखा है तो जो और भी लोग लिख लेंगे, लिखा है तो थोड़ा स्पीड लिखिएगा। क्या लिखे हो हेडिंग? कोशिकांग लिख के डाल दे दो, डाल दे के छोड़ दो। ऐसा ऐसे अगर बीच में लिखे हो तो कुछ डिजाइन बना लो, ऐसे ऐसे कुछ कर लो डिजाइन, अच्छा लगे देखने में। हाँ, लिखो कि कोशिका झिल्ली, ना ऐसे लिखो, सॉरी सॉरी, ऐसे लिखो, जंतु कोशिका के, जंतु कोशिका के, वहीं पे तो हम लोग रखे थे कल। हाँ, ले लिए, नहीं है तुम्हारे पास? लिखो लिखो, जंतु है, कहाँ बैठी है? अरे यार, देखो बाबू, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी परत को, के सबसे बाहरी, सबसे बाहरी, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी परत को, सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो फास्ट लिखो, कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है? अगला पॉइंट लिखो, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली प्रोटीन और वसा का, प्रोटीन और वसा से लिख दो, का काट दो, प्रोटीन और वसा से मिलकर, से मिलकर बनी है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन, शुरू से बोलो, ए बाबू इसको रोक दो, ठीक है? ये हो गया ना पॉइंट, कि कोशिका के सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। चलो वो जंतु कोशिका के, और तुम लोग और सोच रहे हो ऐसा कहाँ लिखा रहे, स्पेशली जंतु कोशिका, जानते हो कहाँ है? दिखा रहा हूँ,
क्योंकि जो पादप कोशिका है ना, उसके सबसे बाहरी झिल्ली को कोशिका झिल्ली नहीं कहते हैं, उसमें 2 गो झिल्ली होता है। सबसे बाहरी झिल्ली को बोलते हैं क्या बोलते हैं, सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति, और उसके बाद वाली झिल्ली को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ना, इसलिए मैं यहाँ लिखा दिया हूँ स्पेशली कि जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। और फिर दूसरा पॉइंट क्या बोला हूँ कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन और वसा के मिलने से बना है। इंग्लिश में लिखेंगे कि द आउटर मोस्ट कवर ऑफ एनिमल सेल of animal cell is cell membrane टाइम चला लिया, इज सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगा रुद्र कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड फैट यानी कोशिका झिल्ली का चीज का बना होता है, तो 2 चीज के मिला के बनते हैं, प्रोटीन और फैट से। ये नहीं बताया था ना, तो अभी समझ लीजिए, जो याद नहीं आता है तो क्या करें। और नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे तुम कि हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि देयर इज अ लिक्विड इनसाइड द सेल। अलिया इंग्लिश में लिखा रहा हूँ लेकिन हिंदी में भी बोलूंगा ताकि आप वहां लिख पाओगे। हाँ, देयर इज अ लिक्विड इनसाइड द सेल, कोमा लगा दो, कोमा लगा के लिखो कि द लिक्विड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। हाँ, इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। हिंदी में कहेंगे कोशिका के अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि अभी सिर्फ नाम लिखा रहा हूँ, फंक्शन बाद में लिखा दूंगा, ठीक है ना। आगे लिखो तुम कि न्यूक्लियस बारे में लिखा दूंगा, लिख लो कि लिखो इसे द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ न्यूक्लियस is called nuclear membrane न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट कि द लिक्विड ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि कहाँ लिखो क्रोमोसोम कोमा डीएनए आरएनए कोमा जेनेटिक कोड हाँ, जेनेटिक जेनेटिक कोड आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस यानी कि क्रोमोसोम हिंदी बोलते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र एक्स और वाई दो होता है। और एक आपका हो गया डीएनए को डीएनए ही कहते हैं, आरएनए को आरएनए ही कहेंगे। तो डीएनए आरएनए गुणसूत्र और जेनेटिक कोड ये सब केंद्र के अंदर मौजूद होता है। समझ गया ना। चलो जी, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे तुम, लिखो शॉर्टकट में लिखना, खाली एम लिखना। हम मैं बोलूंगा माइटोकॉन्ड्रिया और तुम लिखो खाली एम, ठीक है। लिखो यूनिट कहा जा रहा है क्या, नहीं ठीक है। एम कोमा आर कोमा एल, हाँ
ए मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, आर मतलब राइबोसोम, कोमा एल, कोमा सी, कोमा ई आर, कोमा भी, कोमा जी, कोमा न्यूक्लियस यानी कि एन, ऑल आर कॉल्ड, हाँ कॉल्ड सेल ऑर्गन। ऑर्गन हिंदी में कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम यानी कि एम आर एल सी जो भी है, ये सबको क्या कह देंगे, कोशिकांग कहते हैं, ऐसे लिखेंगे एम कोमा आर कोमा सी कोमा एल कोमा एन को कोशिकांग कहते हैं। ठीक, अब सबका क्या करें हम लोग, नाम लिखेंगे, समझ गया। तुम लोग क्या करोगे, एम लिख के और उस सामने से एरो लगा के लिख दोगे माइटोकॉन्ड्रिया। इतना कर लोगे आप लोग, कर लोगे ना, कारण मैं बोल दूं, कौन दिक्कत हो तो मैं एक बार बोल देता हूँ, लिखा तो हूँ सब हर जगह ढूंढ सकते हो, जरूर लिखा होगा, नहीं लिखा हूँ का, मिटा दूं क्या इसको, मिटा के लिखा ही देता हूँ, ठीक है ना। चलो एक फोटो बनाओ, नहीं फोटो ही में बनाओ, तुम अच्छे से वीडियो में देख के बनाना है, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। सब लोग क्या करेंगे, इतना बात लिखने के बाद जितना लिखाया हूँ, फोटो बनाएंगे ऐसे और उसी में सब कुछ लिख देंगे। ऐसे गोला बना करके, ये मतलब आपका सेल हो गया, ऐसे लिख देना माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, वाइकुल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, पीस हो गया प्लास्टिड। अच्छा प्लास्टिड इधर एनिमल में होता है, प्लांट में होता है, यहाँ मत पढ़ो। यू कहाँ है, भी है कि ना है, भी हो गया, भाई तुम्हारा एल हो गया। सब कौन लिखते हैं, वाइकुल्स, बी ए सी यू एल ई एस, वाइकुल्स, कहाँ एल है, एल यहाँ पे है, लाइसोसोम, भाई तुम्हारा हो जाएगा सी, सेंट्रोसोम। इसको हिंदी में कह दें हम लोग रसधानी, ठीक है। और ये दिखाई दे रहा है कैमरा में, ये यहाँ पर, चलो इसको बोल दें हम लोग गोल्जी बॉडी, इसको गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी apparatus भी कहा जाता है, ठीक है रुद्र, इसको apparatus भी कहा जाता है, APPARATUS, हिंदी में इसको कहते हैं गोल्जी काय, गोल्जी काय, ये हो गया। इसको बोल देंगे सी से सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम ही कहेंगे, सेंट्रोसोम हो गया। अब इधर आ जाते हैं, ये हो जाएगा एल से आपका लाइसोसोम, हिंदी में कह देंगे लाइसोसोम ही कहेंगे, और क्या कहेंगे, लाइसोसोम। इसको बोलते हैं हम लोग राइबोसोम, हिंदी में कहेंगे राइबोसोम। एन से कहा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में कह देंगे सूत्रकणिका, सबका लिखेंगे सूत्रकणिका। यह का नाम इधर लिख देता हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटी रेटी रेटिकुलम, हिंदी में कह देंगे अंतः प्रद्रवी प्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। और छोटा जी, इसको कह देंगे हम लोग न्यूक्लियस, न्यू एन ही होता है ना वो, हाँ NUCLEUS, न्यूक्लियस, हिंदी में कह देंगे केंद्रक, केंद्रक हो गया। और कुछ छूट रहा है, नहीं, ये सब का क्या हो गया, कोशिकांग, ठीक है। लोग अच्छे से आप लोग देखेंगे वीडियो में, ऐसे क्या करेंगे, पुस्तक लिख लेंगे आराम से, शांति मन से, टेंशन की बात नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे चलते हैं, हाँ दिख रहा होगा। अब मैं इसको आगे लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब कैसे लिखना है, माइटोकॉन्ड्रिया लिख के डाल देना, ठीक है। हालांकि अभी अब बताना आप लोग को, मैंने ईयर का फंक्शन नहीं बताया अभी,
बाद में बता दूंगा, थोड़ा सा लिख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में लिख के इसे डाल देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया डाल देंगे। लिखेंगे पहला पॉइंट कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने का काम करती है। इसमें कहेंगे कि इट क्या कहेंगे बनाने का, वर्क ना जी, इट प्रोड्यूस एनर्जी, इट प्रोड्यूसेस, लिखो इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। अब ब्रैकेट में एनर्जी का देना एटीपी, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, एनर्जी के बाद ब्रैकेट बना देना, उसके अंदर लिखना एटीपी, हो गया। यानी कि एनर्जी को एटीपी कहा जाता है, समझ गया। फिर आगे तुम क्या करोगे, लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया में हिंदी में कह देंगे कि यह ऊर्जा बढ़ाने का काम करती है। दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं जी, एग्जाम में आता होता है इसमें, और क्या था इसके बारे में, हाँ उसके बाद लिखो कि दैट्स वाई, दैट्स वाई मतलब क्या होता है, इसलिए, दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, दैट्स वाई mitochondria is called the powerhouse of cell, that's why mitochondria is called the powerhouse of cell। हिंदी में लिखेंगे इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। शुरुआत ऐसे करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने का काम करती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। ठीक है, आगे लिखो बाबू कि माइटोकॉन्ड्रिया, चाहे शॉर्टकट में लिख सकते हो खाली इट, आई टी इट, इट प्रोड्यूसेस, पी आर ओ डी यू सी ई एस, प्रोड्यूसर लिखो, इट प्रोड्यूसेस एटीपी बाई बाई क्रेब साइकिल, बी वाई बाई क्रेब साइकिल, मतलब प्रोसेस था ना जी, किस नियम से बनाता है, तो क्रेब साइकिल, बाई क्रेब साइकिल प्रोसेस, बाई क्रेब साइकिल ब्रैकेट कर दो प्रोसेस, मतलब इसी में लिख सकते हो प्रोसेस, बाई क्रेब साइकिल प्रोसेस। हिंदी में कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब साइकिल प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करती है। बस इतना ही पॉइंट है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। आगे चलते, राइबोसोम लिख के डाल दो, राइबोसोम लिख के डाल दो, लिखो कि राइबोसोम, चाहे से लिखो इट, शॉर्ट में लिखो आई टी इट, इट प्रेजेंट, इट प्रेजेंट, प्रेजेंट ज्यादा मजा नहीं आएगा, ऐसे लिखो इट अटैच्ड, इट अटैच्ड, अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ, it attached to the surface of ER, of ER। अभी ना पढ़े जी, अच्छा हिंदी बोल देता हूँ, लिखेंगे आप हिंदी में, राइबोसोम के डाल देंगे, लिखेंगे कि यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह के ऊपर चिपका रहता है, ठीक है, चिपका रहता है, इंग्लिश में हो गया अटैच रहता है। अभी बता दिए आप लोग को। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्या करता है, लिखो इट प्रोड्यूस, इट प्रोड्यूस प्रोटीन, it produce protein, that's why, that's why, that's why it is called, it is called protein factory of cell, protein factory of cell। इसमें लिखेंगे हिंदी में कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब कब लिखा दे हो, लाइसोम लिखा दूं, लाइसोम लिख के डाल दो, देखो लाइसोसोम लिख के डाल दो, इसमें लिखो कि लाइसोसोम, चाहे से लिखो इट, इट डाइजेस्ट, इट डाइजेस्ट, इट डाइजेस्ट सेल ऑर्गन, सेल ऑर्गन, डाइजेस्ट सेल ऑर्गन। हिंदी में कहेंगे कि यह कोशिकांगों का पाचन करता है, कोशिकांगों का पाचन करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो उसी में, चाहे पॉइंट मत बनाओ, उसी में जोड़ दो कि विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक, ऐसे विथ द हेल्प ऑफ, हाँ हाइड्रोलाइटिक, ऐसे लिखो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हिंदी में कहेंगे कि यह
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की सहायता से कोशिकांगों का पाचन करता है। आप लोग इतना पक्का रोक लिख लोगे ना, फिर से बोल देता हूँ। यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की सहायता से कोशिकांगों का पाचन करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो जी, लिखो कि ई आर, ये मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई आर प्रोड्यूस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। पता है ना पीछे, इस एंजाइम को बनाता कौन है? ई आर, दे देता है इसको कि लो इसका इस्तेमाल करते रहना, लाइसोसोम को दे देता है। देखो जी, ई आर प्रोड्यूस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हिंदी में कहेंगे कि ई आर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहता प्रादुर्भिक जालिका क्या करता है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को बनाता है, चाहे बनाने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो समटाइम्स, समटाइम्स करना, SOME, अरे एक में सटा के लिखना है, समटाइम्स एक में सटा के, ना तो गलती हो जाएगा। समटाइम्स का मतलब होता है ना कभी कभी, क्या होता है? ऐसे लिखो तो देखो, अगर कोई इंसान ऐसे लिखता है, ऐसे लिखता है, इसका मतलब होगा ना कुछ समय, सम माने कुछ टाइम मतलब समय, लेकिन इसको सटा के लिखूंगा ना इसे, वो एस लगाना पड़ेगा। समटाइम्स इसका हिंदी होता है कभी कभी, जैसा को कहना है कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम बकलोल हो, तो कहेगा समटाइम्स आई थिंक यू आर बकलोल, या फिर यू आर फुलिश, या यू आर डफर, हाँ जी यू आर फुल, बहुत सारे इसके अंग्रेजी आते हैं। चलो, तो क्या हो गया? समटाइम्स, देखो समटाइम्स लाइसोसोम डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, समटाइम्स लाइसोसोम डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, माने खुद को क्या करता है ये? ए रुद्र, इसका हिंदी समझ जाओगे ना? चलो, समटाइम्स लाइसोसोम डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, डिस्ट्रॉय कर लेता है। आगे लिखो, ऐसे लिखा दी, हाँ डायरेक्ट लिखो उसी में, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सुसाइड बैग, इट इज कॉल्ड सुसाइड बैग, SUCISO, सॉरी, सुसाइड, SU होता है जी, SUCI, हाँ, सुसाइड बैग। हिंदी में कहेंगे कि कभी कभी लाइसोसोम खुद को, है ना, बर्बाद कर लेता है, ठीक है, इसलिए इस कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। अब किसका पास चलते हैं? सेंट्रोसोम, लिखो सेंट्रोसोम, लिख के डाल दो, डाल दे के लिखो कि इट इट परफॉर्म्स इट परफॉर्म्स इट परफॉर्म्स सेल डिवीजन, कैसे कहना गलत है? इट परफॉर्म्स सेल डिवीजन। जैसे मान के चलो कि तुम सिंगर, मान लो, सुन पा रहे हो, मान लो तुम सिंगर हो, सिंगर गाना गाने वाले, और तुम गाना गाते हो अपने घर पे, अलग बात है भैया, गाते होंगे आप अपने घर पे, नहीं जाते होंगे कहीं पे, तुम क्या कहोगे? ऐसे कहोगे तो गलत हो जाएगा कि आई परफॉर्म्स एट माई हाउस, ये भी कह सकते हो कि आई सिंग्स एट माई हाउस, मैं अपने घर पे गाना गाता हूँ, ये भी कह सकते हो आई परफॉर्म्स एट माई हाउस, मैं अपने घर पे परफॉर्म करता हूँ, सो सिंपल। इसे मैंने लिखा दिया कि सेंट्रोसोम परफॉर्म करता है, क्या परफॉर्म करता है? सेल डिवीजन को, सेल डिवीजन करता है, हिंदी को कह देंगे कि सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि ओल्ड सेल इज कॉल्ड, ओल्ड सेल ओल्ड सेल इज कॉल्ड मदर सेल, एंड न्यू सेल इज डॉटर सेल। अलिया, याद हो, ये सब याद पड़ रहा है ना? पुरनका को बोलेंगे हिंदी में कहते हैं, अच्छा भी लिखा रहा हूँ, सुनोगे तो फायदा में रहोगे ना। हिंदी में कहेंगे कि कोश, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का काम करता है। दूसरी बात आगे लिखेंगे कि पुरानी कोशिका को मातृ कोशिका, जैसे लिखेंगे पुरानी कोशिका को मातृ कोशिका कहते हैं और नई कोशिका को पुत्री कोशिका कहते हैं। हिंदी, मदर को मातृ और डॉटर को पुत्री कोशिका, आसान है ना जी, मातृ कोशिका पुत्री कोशिका। अब तुम चलो जी, गोल्जी बॉडी चाहे गोल्जी ऑपरेटर्स,
डैश देकर लिखो, ठग गया, लिखो। छोड़ दो, क्या आप समझाऊं क्या, फिर कल लिखा दूंगा। एक इसको लिखो, जी लिख के डाल दो, सिंपल पता चल जाएगा गोल्जी बोटी की बात हो रही है। लिखो कि इट ना, ऐसे मत लिखो, हाँ लिखो, इट परफॉर्म्स, इट परफॉर्म्स, ये बहुत कुछ है जी। इट परफॉर्म्स, इट परफॉर्म्स एज अ स्टोरेज, एज अ स्टोरेज ऑफ, एज अ स्टोरेज ऑफ सेल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि जो भी सेल बनाता है प्रोडक्ट, उसका क्या करता है, स्टोरेज करता है। हिंदी में कहेंगे कि यह कोशिका के उत्पादों का संग्रह करने का काम करता है। चलो जी, यहाँ तक रोज थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा और आगे समझते हैं। चलो, हाँ मेन मेन यही काम है इसका, ठीक ना, मेन यही काम है। तो ध्यान से, भी तो बता दिया हूँ भाई कुछ। अब जरा ईआर के बारे में बताता हूँ। इसका दो टाइप है, तो सबको पता ही है, लेकिन दोनों टाइप का करता क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो ध्यान से, तो जो SER है ना, SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस, या फिर आप कह सकते हो कि फॉर्मेशन, एक ही बात यह है। प्रोड्यूस मतलब होता है उत्पादन करना, चाहे निर्माण करना, क्या होता है, निर्माण, निर्माण समझते हो, कोई चीज बनाना। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है फैट, क्या बनाता है, हिंदी में कहेंगे वसा। तो स्मूथ ईआर जो है, ये किस चीज का निर्माण करता है, वसा का। इंग्लिश में कहेंगे किसका प्रोड्यूस करता है, किसको, फैट को। किसका प्रोडक्शन करता है, फैट का प्रोडक्शन करता है, बस इतना याद रखना है। और RER ये किसका प्रोडक्शन करता है, प्रोटीन का, किसका, प्रोटीन का, समझ गया। और क्या याद रखना है, एक साथ अकेले, जैसे ईआर के बारे में एक चीज बताया था आप लोगों को कि ईआर एक चीज बनाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, बना के लाइसोसोम को देता है। एक चीज तो ये हो गया कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनाता है ईआर। ईआर एक और चीज बनाता है, मतलब बनाता नहीं, एक और काम करता है, जानते हो क्या करता है। अगर आप कोई चीज खाए, भोजन, रसगुल्ला, समोसा, कोई फल, कोई दवाई, दवाई इंग्लिश में कहते हैं ड्रग्स, पता है ना, नहीं पता है, दवाई इंग्लिश में ड्रग्स कहते हैं। कोई ड्रग्स लिया आप, वो ड्रग्स नहीं, नशा वाला दवाई, ठीक है। तो मान चलो कि उसमें ऐसा चीज आपने खा लिया, आपको पता नहीं था, जो आपको शरीर के लिए अच्छा नहीं था, हानिकारक था, पॉइजनस था, जहरीला था आपके शरीर के लिए। मान लो आप ऐसा सेब खाई, इसमें कोरोना वायरस था, नहीं वायरस वाली चीज नहीं, वायरस नहीं, पॉइजन वाली चीज खा ली। जैसे समझ तू ऐसा फल खाए, इसमें कोई पॉइजन था, पॉइजन तो दिखता नहीं है, आप खा लिए और अंदर चला गया वो, तो उस पॉइजन से लड़ने का काम किसका है, ईआर का। हाँ, ईआर क्या करता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पॉइजन का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का हिंदी होता है ना, कि उससे लड़ेगा, उसके उसके प्रतिक्रिया में एंटीडोट की तरह काम करता है। समझ पा रहे आप लोग। तो ईआर का स्पेशली ईआर कहेगा तो दो काम, एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनाएगा, और दूसरा कि डिटॉक्सिफिकेटर काम करेगा। हिंदी में कहते हैं विष नाशी का काम करेगा, विष नाशी, विष का नाश कर देगा। जो आप विष विष खा लिए, पॉइजन में तो विष जहर होता है, आप जो जहर खाए उसको मार देगा, आपको शरीर को बचा देगा, मरने नहीं देगा, है ना। ऐसा मत सोचो कि हमारे शरीर में बस ये अकेले है ईआर जो लड़ने का काम करता है जहर वगैरह से, और भी चीजें हैं, तो अकेले इसका बस की बात नहीं है ना। अब इतना ज्यादा जहर खा लो कि सब फेल हो जाए, तो मरना ही तय है ना है। जैसे आप लोग का जो लीवर है ना, हिंदी में कहते हैं यकृत लीवर, वो भी जहर से लड़ने का काम करता है। लीवर में एक सेल होता है, उसका नाम है हेपेटिक सेल, हेपेटिक सेल। वो हेपेटिक सेल क्या करता है, उस जहर से अगेंस्ट में जाके फाइट करता, लड़ता है। अगर ताकतवर ज्यादा है जहर, तो हेपेटिक सेल मर जाएगा, यानी कि आपका लीवर मर जाएगा, आप मर जाएंगे। अगर जहर कम है, उतना ताकतवर नहीं है, पानी से खाएं या कमजोर जहर खाएं, तो हेपेटिक सेल उसको मार देगा, आपको बचा लेगा, ये भी बचा लेगा आपको, ठीक है। ज्यादा खा लेगा तो गए काम से। एक तो जहर, ऊपर से एक्सपायरी जहर, ये भैया बवाले बवाल हो गया, समझ रहे जी। अच्छा चीज जब खराब होता है एक्सपायर, तो जहर बनता है, और जहर एक्सपायर होगा तो क्या बनेगा, महा जहर बन जाएगा। चलो, ईआर का काम खत्म हो गया, देख लो अच्छे से। SER बनाएगा फैट यानी कि वसा, और RER बना देगा प्रोटीन,
और ईयर कहेगा तो दो चीज, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और ये बनाएगा नहीं जो हर केमिस्ट में काम करेगा, ठीक है। और क्या बताना है तू लोग को, सच बता ही दिया। अब न्यूक्लियस के बारे में अलग से बताएंगे, जब इसके बारे में चालू करेंगे ना एकदम शुरू हो जाएंगे, हो जाएगा शुरू। टाइम कितना हो रहा है, थोड़ा सा खींच दे, 10 मिनट थोड़ा सा खींच देते हैं। हाँ हाँ चूहा मारने की दवाई में एक्सपायरी का सोचना है जी, और खराब रहेगा तो और तेज मारेगा चूहा को, नहीं मारेगा। चलो, लाडू नहीं, अच्छा नहीं। देखो बाबू फटाफट, सबसे पहली बात बताइए, मैं सब मिटाता हूँ। हमको किससे मतलब है, सिर्फ न्यूक्लियस से मतलब है ना, तो ऐसा को मिटाओ। ए रुद्र यहाँ फोकस करो, ये तुम्हारा हो गया एनिमल का सेल, जंतु कोशिका, और ये हो गया आपका न्यूक्लियस, क्या हो गया, न्यूक्लियस। और चलो थोड़ा सा रिविजन कर लो, न्यूक्लियस के सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हिंदी में कहते हैं केंद्रक झिल्ली, और केंद्रक के अंदर जो द्रव रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रक द्रव, इन्हीं से कह देंगे न्यूक्लियोप्लाज्मा, ठीक है जी। और क्या कहानी है कि न्यूक्लियस के अंदर दो क्रोमोसोम होता है, दो नहीं, दो टाइप का क्रोमोसोम होता है, कहा रहता है भैया लोग, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, इसको हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र, क्या कहते हैं बबुआ लोग, गुणसूत्र कहा जाता है। और इसका कितना टाइप होता है, दो गो टाइप होता है, कौन कौन, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। बहुते काम है जी, लेकिन मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना तुम लोग को पढ़ना है ना, तो सठिया जाएगा तू लोग। ये तो हो गया कहानी खत्म। अब तुम लोग को एक और चीज का याद रखना है कि गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 46, कितना होता है, 46 यानी कि 46, कुल गुणसूत्र सब मिला के 100 मिला के कितना होता है, 46 गो, समझ गया। तो एक और चीज का ध्यान देना, तुम लोग को अभी सीख लो कि जो मेल होता है ना, मेल, उसके पास दोनों गुणसूत्र होता है, एक्स भी होता है और वाई भी होता है, लेकिन जो फीमेल होती है ना, उसके बाद सिर्फ क्या होता है, एक्स एक्स, वाई वाला नहीं होता है। तो लड़की में कौन सा होगा, सिर्फ एक्स एक्स, और लड़का में कौन सा होगा, एक्स वाई दोनों। अब आगे बढ़ते हैं, जब देखा गया कि इसके अंदर क्या है, गुणसूत्र के अंदर क्या है, तो पता चला कि इसके अंदर तो डीएनए है, इसके अंदर आरएनए है, इसके अंदर जीन है, जेनेटिक कोड है, सब तो इसी के अंदर है, ठीक है जी। कैसे पता चला, मान चलो कि आपका एक्स क्रोमोसोम हो गया, वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको जब खींच के ऐसे निकाला तो उसको ऐसे डिजाइन दिखा। आप लोग को ये सब फोटो फोटो बनाना है घर पे जाके, फोटो बना के ये सब लिखना अच्छे से, कॉपी में बनाएंगे तो अच्छे से याद रहेगा, ऐसा इसी बॉक्स बना बना के लिखना। चलो, हो गया। तुमको ध्यान क्या देना है भैया, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको दिख रहा है ना पूरा, ये पूरा को हम लोग क्या कहेंगे, डीएनए, क्या कहेंगे, डीएनए, ध्यान दीजिए, पूरा को मिला के डीएनए कहेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन अगर टुकड़ा की बात करूंगा, सिर्फ ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हो, जीन, क्या कहेंगे, जीन। हिंदी में इसको डीएनए ही कहते हैं, इंग्लिश में डीएनए कहते हैं। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, जीन, ये भी क्या कहलाएगा, जीने कहलाएगा, सब जीन कहलाएगा, सब जितने टुकड़ा है ना, सब का कहलाएगा, जीन कहलाएगा। और इस जीन के अंदर आपको जो लाइन लाइन दिख रहा है, ये आपका जेनेटिक कोड, क्या है, जेनेटिक कोड, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करके ऐसे कर देता हूँ, ताकि आप लोग को ज्यादा समझ में आ जाएगा, जेनेटिक टिक कोड। और जेनेटिक कोड को हिंदी में कहते हैं अनुवांशिक कोड, क्या बोलते हैं, अनुवांशिक कोड, आनुवांशिक कोड, ठीक है। चलो ध्यान समझिए, ये सब क्यों बता रहा हूँ आप लोग को, इसलिए बता रहा हूँ कि सारा सूचना, सारा इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, यहाँ पे है, जेनेटिक कोड में। और जेनेटिक कोड कहाँ है, जीन में, जीन कहाँ है, डीएनए में, डीएनए कहाँ है, क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम कहाँ है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस कहाँ है, सेल में। कोई दिक्कत
नहीं। यानी कि सोचो, किसी के अंदर कुछ भी बदलाव करना है, किस लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, इतना अंदर जाके उसको चेंजिंग करना पड़ेगा। मैंने एक दिन बताया था ना कि इसी कोड में सब कुछ सेट है आपका। जैसे मान के चलो, मैं अगर मैं एक कबूतर का अंडा ले लेता हूँ, ठीक है, एक कौवा का अंडा ले लेता हूँ, और दोनों अंडा को लेकर के मुर्गी को देता हूँ। किसको? मुर्गी को। मुर्गी को क्या पता किसका अंडा है, दे दिया ताकि बच्चे निकालो, वो बच्चे निकालेगी। तो कबूतर मान लो निकाल देती है, थोड़ा सा उसको दिमाग भटकाना पड़ेगा, निकाल देगी। तो बताओ कबूतर के अंडे में से क्या निकलेगा? कबूतर का बच्चा। ऐसा तो है नहीं कि मुर्गी ने निकाला तो मुर्गी का बच्चा निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। और कौवा के अंडा में से कौवा निकलेगा, मान लो उसमें दूसरा को मुर्गी का भी अंडा था, तो मुर्गी वाला में से क्या निकलेगा? मुर्गी बच्चा निकलेगा। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए मुर्गी के अंडा में सारा जेनेटिक कोड किसका था? मुर्गी का। इसको मुर्गी बनाना है, इसका पैर ऐसे बनाना है, इसका आंख ऐसे बनाना है, सब कुछ ऐसे बनाना है। और कबूतर वाले में कबूतर की क्वालिटी था, सारा जेनेटिक कोड कबूतर का था, उसमें से बच्चा निकला कबूतर का। समझा गया? हाँ, तो उसी तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग जेनेटिक कोड चेंज कर दे जाकर अंडा में, तो उसमें से जो बच्चा निकलेगा वो अलग निकलेगा। हाँ, हो जाता है। घुसना नहीं है, उसको लैब में ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर लोग करते हैं, लैब में ले जाकर के जूम करके उसका जेनेटिक कोड पकड़ेगा। अब खाली पकड़ने से हो जाएगा? तो यो तो पता लगाना पड़ेगा ना कि ये कोडवा काची का है, जेनेटिक कोड। ठीक है, समझ गया? तो पूरे दुनिया के वैज्ञानिक लोग ये बात पता लगा लिया था कि हम लोग जेनेटिक कोड चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद जो नया बच्चा बनाएंगे, बच्चा अलग बनेगा, क्योंकि हम चेंज कर दिए कोड उसका। तो जो निकल के आएगा वो कुछ नया बच्चा बनेगा। लेकिन कौन सा कोड काची का है पता नहीं आता, पकड़ ही नहीं पा रहा था कि हाई कोड जो है पंख बनाने का है, मतलब पैर बनाने वाला है, आंख बनाने वाला है, क्या बनाने वाला है, पता नहीं चल रहा था। एक वैज्ञानिक ने पता लगा लिया, वो वैज्ञानिक भारत का। हाँ, बताया था ना, इंडिया कमाल किया है। तो इंडिया के वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। हरगोविंद, हाँ, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ये खुराना साहब थे, हरगोविंद खुराना, ठीक है। हरगोविंद खुराना ने क्या किया, आज सिर्फ चेक नहीं किया, इन्होंने चेंज करके सब मिला लिया कि हाँ यहाँ से ऐसे करके बदलाव हो जाएगा, हो सकता है। और फिर सब दुनिया को बताए कि देखो ऐसे ऐसे करने के चेंज हो सकता है, ये इसका ऐसा ऐसा कोड वोड वगैरह है। तो प्रश्न आता है कि पूरे वर्ल्ड को जेनेटिक कोड के बारे में किसने बताया, कौन से वैज्ञानिक था? तो द इंडियन साइंटिस्ट इज डॉक्टर हरगोविंद खुराना, who explained the whole world what is genetic code and where is genetic code। मिलेगा, पढ़िएगा तब ना, सब गूगल कर लो। जेनेटिक कोड वाला चीज मिले, पढ़ेंगे तब उससे मिलेगा। मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, ये वाला चीज ये सब नहीं लिखा, बस बता के छोड़ रहा हूँ। समझ गया? यानी कि हम लोग जेनेटिक कोड बदलेंगे तो कुछ ही बदल सकता है। समझ गया? ये किसी को दिक्कत? एक और चीज समझो, मान लो कि आप लोग सुने होंगे ना कि ये इनका ये खानदानी बीमारी है, कोई बीमारी होता है खानदानी, उसको इंग्लिश में लोग कहते हैं जेनेटिक बीमारी है। भोजपुरी में कहते हैं खानदानी बीमारी, इंग्लिश में कहता है कि जेनेटिक डिजीज है ना। और हिंदी में कहता है ना, ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी चल रहा है इनको खानदान में, अनुवांशिक बीमारी है ये। मतलब क्या है, वो ऐसा बीमारी है ना जो उसके जेनेटिक कोड में घुस गया है। कहाँ घुस गया है? जेनेटिक कोड में बीमारी चला गया है वो। अब उससे क्या हो रहा है कि मान के चलो कि मम्मी है, मतलब किसी किसी परिवार की महिला है, उस परिवार के सभी जितने भी इंसान है, महिला पुरुष बच्चा उच्चा सब जो भी है, सबके जीन के अंदर, जेनेटिक कोड के अंदर एक बीमारी घुस गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो महिला का शादी हुआ, मान लो कोई लड़की है, उसकी शादी हो किसी दूसरे खानदान में, तो जिस लड़के से शादी हुई उसके जेनेटिक कोड एकदम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो महिला का शादी हुआ है, इसका जेनेटिक कोड में बीमारी था, तो जो इसके अंडा, फीमेल के अंडा से और उसके स्पर्म से जो बच्चा बनेगा ना, वो बच्चा जन्म लेगा ना, तो उसके अंदर बीमारी चल जाएगी। मान चलो कि इन लोग के जेनेटिक कोड में पियरी के जॉन्डिस बोलते हैं ना, जॉन्डिस, जॉन्डिस की बीमारी सेट है, चला गया जेनेटिक कोड में, तो बच्चा पैदा होते ही उसको पियरी पकड़ लेगा। आज डेट में सुनने को आ रहा है, आज कल पैदा हुआ बच्चा, उसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज है, जॉन्डिस है, ये है वो है। ऐसा कैसे हो रहा है? उधर से आ रहा है, जेनेटिक कोड से आ रहा है, माता पिता में से आ रहा है। तो इसका इलाज आज के डेट में संभव है। अगर आपको पता चल गया है कि हमारे अंदर डिस्टर्ब है, जेनेटिक कोड में दिक्कत आ गई है, तो जाइए, लेकिन पैसा तो ज्यादा लग जाएगा। और जा करके साइंटिस्ट, मतलब वो डॉक्टर होते हैं, साइंटिस्ट टाइप के डॉक्टर होते हैं, वो आपका लेंगे अंडा और लेकर के उसमें से बीमारी को ठीक कर निकाल देंगे,
ठीक कर देंगे। और फिर जो बचा हुआ अंडा फ्रेश अंडा हो जाएगा, फ्रेश बिना बीमारी वाला। और जो फिर स्पर्म जो दिया था उसमें वाला कोई खराबी नहीं थी, तो कोई बात नहीं। फिर दोनों को आपस से मिला देगा, उसको बोलते हैं फ्यूज कर देना। आप फ्यूज करके अपने लैब में ही और एक जाइगोट बना देगा। और फिर कुछ समय के बाद उसको बुलाया जाएगा, जिसका अंडा था फीमेल को, अब बुला के उसके यूट्रस में डाल दिया जाएगा। हाँ, तो वो अलग बात है, उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, डाल देंगे। तो फिर वो जो बच्चा पैदा लेगा ना, वो तो शुद्ध पैदा होगा, उसमें बीमारी नहीं, हम बीमारियां तो निकाल दिए थे, समझ गए ना। तो आज के डेट में जेनेटिक वाला बीमारी जो है, इसका सोल्यूशन आ चुका है। ये सोल्यूशन ऐसे करना पड़ेगा, पैदा होने से पहले ही, बाद में कुछ ही कर सकता हूँ, ठीक है ना। कैसे कर सकते हो बबुआ, जब वो पैदा हो गया तो उसके अंदर बहुत सारे अनलिमिटेड सेल आ गए, और सब सेल के अंदर जेनेटिक कोड है, और सब में भर गया वो सूचना, कहाँ से चेंज करोगे सब में जाके, पॉसिबल है, नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आज यहाँ तक रखते हैं, कल पढ़ा जाएगा, सब आप लोग अच्छे जाकर लिखेंगे, उतारेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। ठीक है, हाँ वो कल बता देंगे पुरकिंजे वाला बात, पुरकिंजे क्या बताए थे, समझ गया। चलो।